नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गुप्तकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन अभिलेखों से जो महत्वपूर्ण जो नियम उदाहरण क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो यहाँ पर इकाई जो 10 है, इकाई 10 वाले जो है इससे ऊपर का जो भाग है ये हमने कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में यहाँ पर ये रह गया था, तो इसी को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा ये। और ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे टीजीटी पीटी में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का है, डीटी प्लस भी का है, और या फिर जो हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी सभी आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल एक विशिष्ट महत्व का युग था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास की नवीन दिशा दिखाई देती है। इसलिए ब्राह्मी लिपि भी जो निरंतर अपने रूप परिवर्तन के कारण विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरी थी, इस युग में विशेष उन्मुख दिखाई देती है। चौथी 5वीं शताब्दी से में प्राप्त अभिलेखों में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का स्वरूप दिखलाई पड़ता है। हार्नेले जो महोदय के अनुसार गुप्तकालीन लिपि के दो विभेद हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी विभेद के प्राचीनतम उदाहरण हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति और कहां प्रशस्ति में हमें प्राप्त होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाता है, हरिसेन की कौन सी है, प्रयाग प्रशस्ति, और कहां प्रशस्ति में हमें प्राप्त होते हैं। तो पूर्वी विभेद के प्राचीनतम उदाहरण हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति और कहां प्रशस्ति में हमें प्राप्त होते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राज्यकाल में और कहां वह प्रशस्ति स्कंदगुप्त के शासनकाल में 460 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति कब, समुद्रगुप्त के राज्यकाल में, और ये जो कहां प्रशस्ति ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में उत्कीर्ण की गई थी। इतना आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। पश्चिमी और पूर्वी गुप्त लिपि में मुख्यतः अंतर कौन से थे, ल, स और हरि। तो पश्चिमी और पूर्वी लिपि में जो अंतर था वो ल, स और हरि का था। ये तीन अक्षर पश्चिमी विभेद में पुरानी ही रूपों में दिखाई देते हैं, जबकि पूर्वी विभेद में ल का बायां भाग अधिक नीचे झुका हुआ है, स का आधार गोलाकार हो गया है और मध्य में एक तिरछी लकीर फंदे की तरह जोड़ दी गई है। ये वाली हरि की खड़ी रेखा में जुड़ा हुक बाईं ओर घुमा दिया गया है। गुप्त लिपि की पश्चिमी शैली दो प्रकार की है, घसीट शैली, कोणीय या फिर स्मारक शैली। अब घसीट शैली क्या है? घसीट शैली जो है ये इंदौर ताम्र पट पर तोरण मान के कूड़ाभिलेख पर तथा कारितकाई ताम्र पट्टर पर प्राप्त होती है। कोणीय या स्मारक शैली जिसका सुंदर उदाहरण मेहरौली स्तंभ लेख पर प्रस्तुत है। इसके बाद आ जाता है गुप्तकालीन ब्राह्मी जो लिपि है, इसमें जो परिवर्तन हुए हैं जैसे क, ग, ड, भ, र और स अक्षरों के दाहिने सिर की लकीरें लंबी हो गई है। च, प, स के दाहिने भाग में एक न्यून कौन सा बनने लगा है, के निचले भाग में बाईं ओर को मुड़ा हुआ घुमा मिलता है। तो ऐसे तो बहुत सारे थे, हमने यहाँ पर इसको जो यहाँ से ही थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि ना तो ये आपकी समझ में आएगा और क्योंकि और एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी विशेषताएं हैं। इस लिपि की विशेषताओं की बात करें तो अक्षरों की चौड़ाई कम है, सभी घुमाव कोणदार लकीरों में प्रतीत हो गए हैं। अक्षरों के शीर्ष भाग पर वर्ग बनने लगे जो कहीं कहीं बीच में क्या है, खाली है। तो कहीं कहीं भरे। डॉक्टर बिलोर का विचार है कि ये वर्ग देखने में छोटे पिट को यानी बक्सों जैसे लगते हैं, इसलिए इस लिपि को पिटक शीर्ष लिपि कहते हैं। तो बक्सों के आकार की होने के कारण जो ये पिटक जैसे लग रहे हैं। ये वर्ग देखने में छोटे पिट को यानी बक्सों जैसे लगते हैं, इसलिए इस लिपि को पिटक शीर्ष लिपि कहते हैं। भरे हुए वर्गों को इजाद शायद रोशनाई का प्रयोग करने वाले लेखकों ने की है। छूछे वर्गों का प्रयोग वे करते थे जो स्टाइलिश से लिखते थे और इनको इस बात का डर रहता था कि कहीं ताम्र पत्थर फट ना जाए। तो त, ध, न अक्षर तथा ए, आई, ओ की मात्रा लिपि के समान ही है, तो ये भी सेम वैसे सही है।
इसके बाद आ जाता है न्यूनकोणीय या सिद्ध मातृका लिपि। 6वीं शताब्दी में प्राप्त किया गया अभिलेख और लखा-मंडल प्रशस्ति से पूर्वी और पश्चिमी भारत के उत्तरी अभिलेखों की लिपि के एक नवीन रूप का परिचय प्राप्त होता है। इस लिपि की विशेषताएं आगामी शताब्दियों में विकसित हुई और डॉक्टर ब्यूलर ने इसे न्यूनकोणीय शैली कहा है और इसका प्राचीन नाम कीलशीर्ष था। अलबरूनी ने 1030 ईस्वी के लगभग कश्मीर और बनारस में प्रचलित सिद्ध मातृका नामक लिपि का उल्लेख किया है और डॉक्टर ब्यूलर के अनुसार इसका भारतीय नाम सिद्ध मातृका होगा। आगे आ जाता है लिपि का क्या विकास था। इस लिपि का विकास रूप 7वीं शताब्दी के अंशु वर्मा के अभिलेख तथा आदित्य सेन की अफजद प्रशस्ति में हमें प्राप्त होता है। यह गुप्त काल के पश्चिमी वेद से प्रभावित है। जेम्स प्रिंसेप और फ्लीट आदि विद्वानों ने इसे कुटिल लिपि का नाम दिया है क्योंकि इसमें लिपियों के निम्न भाग कुछ अधिक मुड़े हुए हैं। विशेषताओं की बात करें तो इसके जो अक्षर हैं वो दाएं से बाएं की ओर झुक रहे हैं। अक्षरों में खड़ी या तिरछी रेखा के शिरोभाग पर छोटी सी कील सी बनी रहती है और अक्षरों के अंतिम सिरे अलंकृत होते हैं। इसके बाद आ जाता है जो शारदीय लिपि है। 8वीं ईस्वी के लगभग कश्मीर और उत्तर पूर्वी पंजाब में प्रचलित लिपि को विद्वानों ने शारदा लिपि की संज्ञा दी है। कश्मीर और वरम वंश के सिक्कों पर शारदा लिपि का पूर्ण विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। तो ये कश्मीर के वरम वंश के सिक्कों पर शारदा लिपि का पूर्ण विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। तो ये क्वेश्चन है, जम्मू तथा उसके आसपास के निवासी डोंगरों की टक्कारी लिपि शारदा लिपि की घसीट रूप का ही एक प्रकार है। तो जम्मू और उसके आसपास के जो निवासी हैं वहाँ की भाषा कौन सी है? जम्मू की ये डोंगरी भाषा है वहाँ की। तो जम्मू और उसके आसपास के निवासी डोंगरों की टक्कारी लिपि शारदा लिपि की घसीट रूप का ही प्रकार है। ये डोंगरी जो है भाषा उनकी, तो इस कारण से कहा गया है यहाँ पर। विशेषताओं की बात करें तो रूखी मोटी लकीरों से युक्त बेडोल अक्षर, चा का चतुर्भुज रूप, दीर्घ ई में अगल बगल 2 बिंदु, नीचे र जैसा आकार, द का शीर्ष चपटा तथा निम्न भाग चौड़ा है, ड के बीच में एक फंदा और अंत में कील है, लंबी सी रेखा का प्रयोग हुआ है। तो ये इससे आप एक बार नज़र मार सकते हैं। तो डॉक्टर ब्यूलर जान का विचार है कि 7वीं शताब्दी से पहले शारदा लिपि गुप्त लिपि से पृथक नहीं थी। वह पश्चिमी गुप्त लिपि का एक शाखा है और गुप्त लिपि से विकसित न्यूनकोणीय या सिद्ध मातृका लिपि 8वीं शताब्दी के पश्चात धीरे धीरे परिवर्तित होकर नागरी लिपि के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद फिर यहाँ पर जो पाली लिपि आ जाती है। तो भारतवर्ष के प्राचीन लेख और सिक्कों से पाया जाता है कि इस देश में पहले 2 लिपियाँ प्रचलित थी, गंधार और पाली। गंधार देश अफगानिस्तान और पश्चिमी पंजाब दोनों मिलकर गंधार देश कहलाते थे। तो गंधार और पाली, गंधार देश अफगानिस्तान और पश्चिमी जो पंजाब है ये दोनों मिलकर गंधार कहलाते थे। इस समय अफगानिस्तान भारतवर्ष से अलग है, परंतु प्राचीन समय में वह इसी में सम्मिलित था। सिवाय सर्वोत्तर पाली का प्रचार होने और इसी से बहुधा इस देश की समस्त प्राचीन और वर्तमान लिपियों के बनने के कारण यहाँ की मुख्य लिपि पाली ही मानी गई। यूरोपियन जो विद्वान हैं उनके अनुसार आर्य लोग पहले लिखना नहीं जानते थे। तो यह शंका व्यक्त की गई कि राजा अशोक की धर्मज्ञाओं में जो पाली लिपि मिलती है वह आर्य लोगों ने ही निर्माण की है या अन्य देशवासियों से सीखी गई है। इस विषय में आर.एन. कांट साहित्य के अनुसार एशिया खंड के पश्चिम में रहने वाले फिनिशियाई लोग सन ईस्वी से 800 वर्ष पहले भली भांति लिखने की विद्या जानते थे और उनका वाणिज्य संबंध इस देश के साथ रहने और उन्हीं के अक्षरों से ग्रीक आधारित यूनानी, रोमन व सेमेटिक भाषाओं के अक्षर बनने से अनुमान होता है कि पाली अक्षर भी फिनिशियन अक्षर से ही बने होंगे। जो लेनोमेट है इसके अनुसार कि फिनिशियन अक्षर से अरब की हिमाप्रीटिक अक्षर और उनसे पाली अक्षर बने हैं। इसके बाद आ जाता है जो गंधार लिपि है। राजा अशोक के समय गंधार देश में पाली से सर्वथा भिन्न प्रकार की एक लिपि प्रचलित थी। क्या है? गंधार लिपि में क्या बताया गया है कि राजा अशोक जो थे, सम्राट अशोक, तो इनके समय गंधार देश में पाली से सबसे पहले पाली से सर्वथा भिन्न प्रकार की एक लिपि थी जो गंधार देश के नाम से गंधार लिपि कहलाती है। राजा अशोक की सहजाबगढ़ी और मानस हेरा की धर्मज्ञा, तुरशक वंशी राजा कनिष्क और हुइसक के लेख और कितने ही अनेक छोटे छोटे लेख भी इस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के कौन से हैं? शाहजहाबगढ़ी और मानस हेरा।
ये भी एग्जाम में आते हैं आपके। इस लिपि का एक ताम्र पत्थर बहावतपुर से 40 मील दक्षिण एक स्तूप से मिला है, जिसके चारों ओर किनारों पर राजा कनिष्क के 11वें वर्ष का 4 पंक्ति का लेख है। इन लेखों के अतिरिक्त बक्ट्रिया से नासिक तक देशी और विदेशी राजाओं के बहुत ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिनमें से किसी पर एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ गंधार लिपि के अक्षर हैं। पंजाब से पूर्व में इस लिपि का कोई लेख नहीं पाया गया, परंतु उस तरफ बहुत से सिक्के मिले हैं जिन पर गंधार और ग्रीक लिपि के अक्षर हैं। वे सिक्के बक्ट्रिया की तरफ से आए हुए ग्रीक, यूनानी और क्षत्रप वगैरह विदेशी राजाओं के हैं। यह लिपि आर्य लोगों के निर्माण की हुई नहीं है, क्योंकि इसके अक्षर पाल से न मिलने और इसके लिखने का क्रम सिमेरिक लिपियों की तरह दाहिनी ओर से बाईं ओर को होने और कितने एक अक्षरों की आकृति और उच्चारण ईरान प्राचीन लिपि से मिलते हुए होने से अनुमान होता है कि सन ईस्वी से लगभग 500 वर्ष पहले, जब ईरान के बादशाह डारियस प्रथम ने इस देश पर हमला करके पंजाब के पश्चिमी हिस्से तक का मुल्क दबा लिया था, तो उस समय ईरान की लिपि गंधार देश में प्रवेश हुई होगी। परंतु वह पाली जैसी संपूर्ण न होने के कारण इसमें नवीन अक्षर, स्वरों आदि के चिन्ह मिलाकर इस देश की भाषा स्पष्ट रीति से लिखे जाने के योग्य बनानी पड़ी होगी। इसके बाद आ जाता है जो खंभों पर जो लिखे गए थे अभिलेख, स्तंभ लेख। संस्कृत भाषा एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में 35 फीट लंबे स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के किले में 35 फीट लंबे स्तंभ पर उत्कीर्ण है, उस पर यह लिखी हुई है। यह अभिलेख ए ट्रायर WH मिल, जेम्स प्रिंसप, भौदा GM फ्लीट आदि के प्रयत्न के फलस्वरूप प्रकाश में आई थी। सबसे पहले तो इन्होंने पढ़े थे जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के समय में निर्मित यह स्तंभ मूल रूप से कौशाम्बी में स्थित था, क्योंकि उसमें कौशाम्बी के भिक्षु संघ में उत्पन्न विभेद को रोकने के लिए अशोक द्वारा दिए गए निर्देश भी उत्कीर्ण हैं। हेनसांग तथा अल-बरूनी ने जो क्रमशः 7वीं और 11वीं शताब्दी में भारताय प्रयाग अर्थात इलाहाबाद का वर्णन करते समय इस स्तंभ का उल्लेख नहीं किया है। इससे प्रकट होता है कि उनके समय तक यह अशोककालीन स्तंभ प्रयाग में नहीं था। संभवतः यह स्तंभ अकबर या फिर जहांगीर के समय में इलाहाबाद के किले की शोभा बढ़ाने के लिए कौशाम्बी से लाया गया। इस पर जहांगीर के समय का भी एक लेख उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां जहांगीर के द्वारा नष्ट करा दी गई, ऐसा लगता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से हमें वंचित हो जाना पड़ा। अभिलेख के 3 और 4 श्लोक में क्रमशः समुद्रगुप्त के विद्याध्ययन और युवराज चुने जाने का संकेत मिलता है, और ऐसा भाषित होता है कि समुद्रगुप्त के पिता कौन? चंद्रगुप्त के समय में ही उत्तराधिकार की समस्या विवादास्पद हो गई, और इस विवाद का कारण समुद्रगुप्त एवं तुल्यकुलज एक ही वंश में उत्पन्न राजकुमार थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए जो चंद्रगुप्त था, इन्होंने सभासदों का एक अधिवेशन बुलाया था, जिसने समुद्रगुप्त के पक्ष में अपना निर्णय दिया था। समुद्रगुप्त के निर्वाचित होने पर सभासद खुश हो गए थे, और तुल्यकुलजों के मुख वो मलिन हो गए, मतलब उदास तो होने थे जब 2 भाई हैं, मतलब और उनमें से एक चुन ले जाए, एक रह जाए, या जैसे अभी इलेक्शन है तो एक जीत जाएगा एक हार जाएगा। प्रसन्नता के कारण चंद्रगुप्त के रोंगटे खड़े हो गए और नेत्रों में आंसू आ गए। उसने समुद्रगुप्त को हृदय से लगाकर कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, संपूर्ण पृथ्वी का पालन करो। और ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने बड़े पुत्र काच ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और बलात्पूर्वक मतलब बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार कर लिया। परंतु समुद्रगुप्त भी चुप न रहा और उसने काच को पराजित किया। उत्तराधिकार के इस युद्ध का इस प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु निर्वाचन के बाद वाली पंक्तियों में युद्ध, विजय, पराजय, शरण, प्रणाम आदि जो शब्द प्राप्त होते हैं उनसे सिद्ध होता है कि निर्वाचन के बाद समुद्रगुप्त को कुछ युद्ध करने पड़े थे। समुद्रगुप्त के निर्वाचन और उसके भाइयों के विद्रोह के बाद प्रयाग प्रशस्ति उसके द्वारा अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोटकुल्ज के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का वर्णन करती है। समुद्रगुप्त ने युद्ध में अच्युत, अहिछत्र का नागवंश राजा मुद्रापरचु, नागसेन,
हर्षसेन का नागवंशीय पद्मावती का शासक और जायसवाल का मथुरा का नागवंशीय शासक और गणपतिनाथ भंडारकर के अनुसार विदिशा का शासक, जायसवाल के अनुसार पद्मावती का को युद्ध में उन्नीत किया और कोटकुंज पाटलिपुत्र अर्थात कनौज के स्वामी को बंदी बनाकर पुरुष नगर पाटलिपुत्र अथवा कनौज में क्रीड़ा की। तो ये जो यहाँ पर इनके बारे में बतलाया गया है। और उसके बाद आ जाता है फिर जो ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रथम आर्यावर्त युद्ध के बाद उसके दक्षिण भारतीय अभियान का वर्णन करती है। समुद्रगुप्त को दक्षिण पथ के 12 जो राजा थे इनसे युद्ध भी करना पड़ा था। तो वे 12 जो राजा थे उनके बारे में है फिर यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आ जाता है कौशल के महेंद्र। यहाँ कौशल से तात्पर्य दक्षिण कौशल से है, जिसके अंतर्गत आधुनिक बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर के जिले आ जाते हैं। इसकी राजधानी थी सिरपुर और महेंद्र वहाँ के शासक थे। और महाकांतर का व्यागराज हेमचंद राय चौधरी के अनुसार महाकांतर गोंडवाना के पूर्व का वन्य प्रदेश था। यहाँ का राजा व्यागराज था, जिसके समीकरण के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। राय चौधरी और दुबरिया के अनुसार वह नचना और गंजाम के अभिलेखों में उल्लिखित वाकाटक राजा पृथ्वीसेन प्रथम का सामंत व्याघ्रदेव है। और भंडारकर के अनुसार वह उच्च कल्प के राजा जयंत का पिता था, जो वाकाटकों के अधीन मध्य प्रदेश में शासन कर रहा था। इसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पर केरल का मंटराज। किलहर ने केरल का समीकरण गोदावरी और कृष्णा के बीच स्थित कोलेह कासा नामक स्थान से किया है। बार्नेट और राय चौधरी ने कोराल के पहचान दक्षिण भारत के कोरवाड़ नामधारी गांव में से किसी एक से की है। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ये आपके आते हैं एग्जाम में, जैसे पुलकेशिन द्वितीय कौन सा अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। इसमें चौल एवं पांड्यों के साथ केरल का उल्लेख है। मंटराज यहाँ के राजा थे। तो ये जो बीच बीच में जो लाइनें हैं ये क्वेश्चन हैं आपके। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट था इसमें ये था पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी। पृष्ठपुर का समीकरण आधुनिक आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित पीठपुरम नामक स्थान से किया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में चौल एवं पांड्यों के साथ केरल का उल्लेख मिलता है। यहाँ के राजा थे महेंद्रगिरी। इसके बाद आ जाता है कोट्टूर का स्वामीदत्तम। प्लेट ने कोट्टूर का समीकरण कोयम्बटूर जिले के कोट्टूर नामक स्थान में किया है। डुबरेल ने इसकी पहचान गंजाम जिले के कोट्टूर नामक स्थान से की है। शैलतोर द्वारा बेल्लारी जिले के कुंडलिगी तालु में आधुनिक कोट्टूर से इसकी पहचान स्वीकार नहीं की जाती है, क्योंकि इस अभियान में समुद्रगुप्त का पश्चिमी घाट की ओर जाना स्वीकार करना पड़ा और स्वामीदत्त यहाँ के राजा थे। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर इंद्रपल है, इनका दमन। फ्लीट मोदय ने इंद्रपल के पहचान खान देश के इंड्रोल नामक स्थान से की है, परंतु इसे स्वीकार करने पर समुद्रगुप्त का पश्चिमी घाट पर अभियान स्वीकार करना पड़ेगा। डुम्बरिया महोदय जो है इनके द्वारा गंजाम जिले में स्थित इंद्रपल्ली से इसका समीकरण उचित प्रतीत होता है और यहाँ के राजा थे दमन। इसके बाद जो था यहाँ पर कांची के विष्णुगोप। कांची पल्लव की राजधानी थी। इसका समीकरण आधुनिक कांचीवरम में किया जाता है और यहाँ के राजा विष्णुगोप पल्लव राजा प्रतीत होते हैं। इसके बाद आ जाता है अमुक्त का नीलराज। अमुक्त की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहाँ के शासक नीलराज के संबंध में भी किसी प्रमाण द्वारा कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। राय चौधरी के मत अनुसार राय के राजा नीलराज के नाम से गोदावरी जिले में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह नीलपल्ली का स्मरण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हस्तिवर्मन। वेंगी का समीकरण वेंगो अथवा पदे वेंगी से किया जाता है, जो एल्लोर से 6 मील उत्तर कृष्णा गोदावरी नदियों के मध्य में है। यहाँ के राजा हस्तिवर्मन के वंश के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। हुलतूज के अनुसार यह अनंत रूत की परंपरा के कंदर वंश के थे। राय चौधरी, रामचंद्र मजूमदार और दिनेश चंद्र सरकार ने हस्तिवर्मन का समीकरण सालंकायम वंश के हस्तिवर्मन प्रथम के साथ किया जाना भी उचित प्रतीत माना है। तो ऐसे से ये किसी किसी में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद है देवराष्ट्र का कुबेर स्मिथ। फ्लीट आदि विद्वानों ने देवराष्ट्र को महाराष्ट्र माना है, जो उचित नहीं। दुर्बरिया, रायचौधरी, रमेश चंद्र मजूमदार, दिनेश चंद्र सरकार आदि ने देवराष्ट्र को एला मांचली माना है, जो अधिक उपयुक्त है।
और यहाँ के राजा थे कुबेर। इसके बाद है कुरुथलपुरम का धनंजय स्मिथ महोदय ने कुरुथलपुर की पहचान ब्रह्मवंश द्वारिका के एक अन्य नाम कुरुस्थल से की है। आयंगर ने कुरुस्थलपुर का अर्थ कुरुस्थल नदी का पार्श्ववर्ती क्षेत्र लगाया है और बार्नेट ने कुरुस्थलपुर का समीकरण उत्तरी अर्काट में स्थित कुटुल से किया है और धनंजय यहाँ के राजा थे। इसके बाद आ जाता है जो पालक का उग्रसेन। तो एलन रमेश चंद्र मजूमदार आदि विद्वानों ने पालक को मैलोर जिले में स्थित पलों की एक प्राचीन राजधानी माना है। यहाँ के राजा थे उग्रसेन। तो इस प्रकार से 12 जो युद्ध जो थे 12 राजाओं से इनका संबंध था। तो ये 12 राजा थे जिनके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, युद्ध किया था। इस प्रकार दक्षिण भारत के इन प्रदेशों को जीतता हुआ समुद्रगुप्त कांची तक पहुंच गया था। समुद्रगुप्त ने राजाओं को पराजित कर बंदी बनाया और बाद में इन्हें स्वतंत्र कर मोक्ष उनके राज्यों ने लौटा दिए। संभवतः इसका कारण यह था कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कांची तक के दक्षिण भारत के प्रदेशों को कठोर नियंत्रण में रखना समुद्रगुप्त के लिए कठिन था। इसलिए उसने इन राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनके प्रदेश उन्हें लौटा दिए। रघुवंश में इस प्रकार की विजेता को धर्म विजय कहा गया है। तो क्या रघुवंश महाकाव्य है? किनका है रघुवंश महाकाव्य? महर्षि कालिदास का है रघुवंश काव्य है। तो रघुवंश में इस प्रकार की जो विजेता जो है उनको क्या कहा गया है? धर्म विजयी। गृहीत प्रतिमुक्त से धर्म विजय निरूप है। श्रियम मेन्द्र से नाथ से जहार ना तो मेदि नाम। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय के उपरांत प्रयाग प्रशस्ति आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख करती है जिनको पराजित कर समुद्रगुप्त ने उनको राज्य छीनकर आपस अपने राज्य में मिला लिए थे। प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के राजाओं का उल्लेख 2 बार हुआ है, दक्षिण भारत की विजय के पहले और बाद में। इससे कुछ विद्वानों ने अर्थ ग्रहण किया कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में 2 युद्ध किए हैं। इनका आर्यावर्त के राजाओं के साथ पहले संघर्ष दक्षिण भारत की विजयों के पहले हुआ जिसमें उसने 4 राजाओं को पराजित किया। और इसके विपरीत राय चौधरी आदि विद्वान आर्यावर्त के एक ही युद्ध का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार पहले युद्ध की सापेक्षिका दी गई और बाद में उसका विस्तृत विवरण दिया गया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के निम्नलिखित 9 राजाओं को पराजित कर उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया जिसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो रुद्रदेव के एल दीक्षित और काशी प्रसाद जायसवाल ने रुद्रदेव को वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम माना है, परंतु इन विद्वानों का कथन है इसलिए जो है उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि रुद्रदेव आर्यावर्त के राजा हैं और वाकाटक नरेश रुद्रसेन दक्षिण भारत के। रुद्रदेव क्षमता कौशाम्बी के राजा थे और कौशाम्बी से रुद्र नामक मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आ जाता है मतिल बुलंदशहर से मर्तिल नामांकित एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसे जायसवाल ने मतिल की मुद्रा मानकर बुलंदशहर के आसपास का शासक स्वीकार किया है। इसके विपरीत एलन का कथन है कि इनकी मुद्रा पर मतिल के साथ किसी उपाधि का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह किसी सामान्य नागरिक या व्यापारी की मुद्रा रही होगी। नागदत्त रैप्सन जान के मत अनुसार ये कोई नागराजा थे, जबकि जायसवाल महोदय इसे लाहौर से प्राप्त मुद्रा में उल्लिखित महाराजा महेश्वर नाग का पिता नागभट्ट मानते हैं। सबसे अधिक उपयुक्त मत दिनेश चंद्र सरकार का प्रतीत होता है, जो यह मानते हैं कि नागदत्त बंगाल में परवर्ती गुप्त राजाओं के दत्त नामंत गवर्नरों का कोई पूर्वज रहा होगा। तो सभी ने अपने अपने मत दिए थे। यहाँ पर चंद्रवर्मा भंडारकर, उनके अनुसार चंद्रवर्मा बंगाल के बांकुड़ा प्रदेश के पुष्कर के राजा थे। वहाँ पर सुशीनीय पर्वत पर प्राप्त एक अभिलेख में चंद्रवर्मा का उल्लेख भी हुआ है, परंतु हरप्रसाद शास्त्री पुष्कर का समीकरण मारवाड़ के पोखरण से करते हैं। गणपति नाग, नागसेन एवं अच्युत इन राजाओं को उल्लेख आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के वर्णन में किया जा चुका है। नंदी, यह नागवंशी राजा प्रतीत होते हैं। दुबरिया के अनुसार नंदी का समीकरण पुराणों में उल्लिखित भूति नंद, शिशुनंदी और नंदी यशस में किसी एक के साथ करना चाहिए। बलवर्मा दंडेकर, इनके अनुसार हर्ष के समकालीन कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के पूर्वज थे, लेकिन कामरूप के अंतर्गत नहीं थे। इसलिए समीकरण उपयुक्त जहाँ प्रतीत नहीं होता और ऐसे प्रतीत होता है कि बलवर्मा गुप्तों के अधीन गया में राज्य कर रहे हैं, मुख्य कोई पूर्वज रहा होगा। आर्यावर्त के उपयुक्त 9 राजाओं को उन्मिलित करने के बाद प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अन्य प्रदेशों के राजाओं को अपना दास बनाया। फ्लीरजन का मानना है कि यह वन्य प्रदेश गाजीपुर से जबलपुर तक फैला हुआ था।
और फ्लीट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की विजय के लिए जा रहे थे, उसने मार्ग में नए राजाओं को अपना स्वामित्व मानने के लिए विवश किया था। परंतु प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं राजाओं का उल्लेख दक्षिण भारत की विजय और पूर्वी अभियान के पहले हुआ है। इसलिए कल्पना करना उचित प्रतीत होता है कि वह वन्य प्रदेश आर्यावर्त और पूर्वी सीमांत प्रदेशों के बीच में स्थित था। प्रयाग प्रशस्ति अन्य देशों के राजाओं के पश्चात पूर्वी और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों का उल्लेख करती है, जिन्होंने समुद्रगुप्त के शौर्य से प्रभावित होकर बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब यहाँ पर जो प्रदेश है उनके बारे में है, जैसे ये पूर्वी सीमांत प्रदेश। पूर्वी सीमांत प्रदेश में समतट, दक्षिण पूर्वी बंगाल राजधानी करमांत, डबाक फ्लीट पर ढाका, स्मिथ का उत्तरी बंगाल का कोई भाग है, बटसाली का असक के नवगांव जिले के डबुगोक जो उचित प्रतीत होते हैं, कामरूप, आसाराम नेपाल और कर त्रिपुर राय चौधरी के अनुसार कुमायूं गढ़वाल और रुहलखंड का भूतपूर्व का उल्लेख हुआ है। तो ये तो जा उतना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं पंक्ति में दैवपुत्र शाही, शाहनुशाही, शक, मुरुण, सिंहल और सर्वद्वीपवासी विदेशी शक्तियों का उल्लेख हुआ है जो उत्तरी पश्चिमी भारत में राज्य कर रहे थे, जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देवपुत्र शाही, शाहनुशाही है। शक आ जाता है यहाँ पर। समुद्रगुप्त के समय शक पश्चिम भारत में राज्य कर रहे थे। अलकेतर के मत अनुसार समुद्रगुप्त की समकालीन माँ क्षेत्र पूर्व दक्षिण तृतीय था और एलियन की स्थिति उत्तरी भारत में स्वीकार की है। एक आ जाता है एग्जाम में सिंहल वाला भी। सिंहल का तात्पर्य लंका से है। चीनी लेखों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समकालीन लंका के राजा मेघवरुण ने बोधगया के पवित्र स्थानों के दर्शनों के लिए 2 भिक्षुओं को भेजा था, जिन्हें वहाँ विश्राम गृह के अभाव में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए मेघवरुण ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत मंडल भेजा था, जिसने समुद्रगुप्त को अनेक उपहार भेंट किए थे और बोधगया में लंका के यात्रियों की सुविधा के लिए एक विश्राम गृह और मठ बनाने की आज्ञा प्राप्त की थी। तो सिंहल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जा कई बार देखने को मिला है। सिंहल का तात्पर्य किससे है? तो ये लंका से है। इसके बाद आ जाता है सर्वद्वीपवासी। सिंहल के बाद प्रयाग प्रशस्ति में सर्वद्वीपवासियों का उल्लेख है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेशों की ओर संकेत करता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की शक्तिशाली सम्राट के साथ संबंध स्थापित करने का श्रेयस्कर बताया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसका निष्कर्ष देखें तो क्या है। तो निष्कर्ष की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व और चित्त पर प्रकाश डालती है। प्रशस्ति के अनुसार ऐसे कौन सा गुण है जो समुद्रगुप्त में न हो, अर्थात तो उसमें सभी गुण विद्वान थे। समुद्रगुप्त ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर देश में एकता स्थापित की थी। सैकड़ों युद्धों में भाग लेने के कारण उसके शरीर पर परशु, सर, शंकु, शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र के द्वारा घाव होने के कारण अनेक चिन्ह बने गए थे। उसने अपने पैरों से अन्य राजाओं की कीर्ति को कुचल डाला था। युद्ध में वे अद्वितीय थे और समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ नीति में निपुण भी थे। वे इस तथ्य को अच्छी प्रकार से जानते थे कि दक्षिण भारत सीमांत प्रदेशों और विदेशी राजाओं को प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन रखना संभव है। इसलिए उसने दक्षिण के राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों ने लौटा दिए थे, सीमांत प्रदेशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया और विदेशी राजाओं के साथ मित्रता वाले संबंध स्थापित किए। इसके विपरीत उसने आर्यवर्त के राजाओं का उन्मूलन कर उनके राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद आ जाता है विद्या अनुराग और कला प्रेमी। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विद्या अनुराग पर प्रकाश डालती है। समुद्रगुप्त के मन को विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसन था। वे शास्त्र के गूढ़ अर्थ को समझने वाले थे। उसे उस कोटि के काव्य के लिए कविराज की उपाधि भी दी गई थी। समुद्रगुप्त ललित कलाओं में भी रुचि रखते थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने अपने संगीत निपुणता से देवताओं के संगीत आचार्य तुम्बुरु और नारद को भी लज्जित कर दिया था। प्रयाग प्रशस्ति के इस कथन का समर्थन समुद्रगुप्त की मुद्राएं भी करती हैं। अपनी वीणा शैली की मुद्राओं में समुद्रगुप्त वीणा लिए हुए हस्तचित्रित किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है
कि जो चित्र जा किसका सा है उस पर, तो वीणा वाला चित्र है, इसमें वीणा ली हुई है। समुद्रगुप्त धर्मपरायण भी थे, इसलिए उसे धर्म की चार दीवारी कहा गया है। वह अत्यंत दयावान और मानदानी भी थे। कृपणदान, अनाथ एवं मातुर व्यक्तियों के उद्धार के लिए वह सदैव प्रत्यक्षशील रहते थे। उसने सैकड़ों हजारों गायें दान में भी दी थी। प्रयाग प्रशस्ति उसकी तुलना कुबेर वरुण इंद्र से करती है। प्रयाग प्रशस्ति अपने रचनाकार हरिसेन के विषय में भी सूचनाएं प्रदान करती है, जो महादंडनायक द्रौभूति के पुत्र और समुद्रगुप्त के कुमारात्य तथा संदीप ग्रह थे, और अल्तेकर के अनुसार कुमारमात्य उच्च कोटि के कर्मचारी होते थे, आधुनिक IAS के समान। संदीप ग्रह के उल्लेख करते हुए याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि वह प्रबंध रचना में प्रवीण हुआ करते थे। वह शिला पट्टों पर या ताम्र पत्थरों पर भी राजकीय मुद्राओं में अंकित होते थे। राजा के आज्ञानुसार उनके वंश का परिचय देते हुए उनकी कृति और दोनों का वर्णन उत्कीर्ण कराता था। तिलभट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति को अनुष्ठित किया है। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंपू शैली में है, इसका प्रारंभिक भाग पद्य में है और उत्तरकालीन भाग गद्य में है। इसमें इसके पद्य मंदाक्रांता, सनकधरा और सादुर्विकृत छंदों में है। गद्य शैली की तुलना बाणभट्ट की गौड़ शैली से की जाती है। दुर्भाग्यवंश प्रयाग प्रशस्ति की तिथियों को लेकर प्राप्त नहीं होता है, और फ्लीट जॉन के अनुसार यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के द्वारा उत्कीर्ण कराई गई होगी, परंतु डॉक्टर DB डिस्कलकर इन्होंने फ्लीट महोदय के इस मत का विरोध किया है, और उनके अनुसार यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही उत्तीर्ण कराई गई होगी। इस संबंध में कुछ तथ्य विचारणीय है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था, पर प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए प्रतीत होता है कि यह प्रशस्ति अश्वमेध युग के पूर्व ही उत्कीर्ण कराई गई होगी। इस प्रशस्ति में काव्यात्मक ढंग से यह कहा गया है कि हरिसेन की मेधा समुद्रगुप्त के चरणों में समीप विचरने के कारण उन्मीलित की गई होगी, और यह उन्हीं की प्रेरणा से यह प्रशस्ति लिखी गई। आगे आ जाता है समुद्रगुप्त, जिनका समय माना गया है 325 से 35 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना था। तो चंद्रगुप्त के आगे पुत्र थे समुद्रगुप्त जो शासक बने थे। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल का गुप्तकालीन इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि भारत राष्ट्र की सुरक्षा एवं संस्कृति की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना हो, ताकि भारत एक राजनीतिक श्रृंखला में आबद्ध रहे। राजधर्म की इसी आदर्श से अनुप्रेरित होकर भारतीय धर्म और संस्कृति के पोषक समुद्रगुप्त ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का दायित्व अपने ऊपर लिया था, और उसे सफलतापूर्वक निभाया भी है। समुद्रगुप्त के विषय में यद्यपि अनेक शिलालेख, स्तंभलेख और मुद्राएं व साहित्यिक ग्रंथों से व्यापक जानकारी हमें प्राप्त होती है, परंतु सौभाग्य से समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रमाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति के रूप में ही उपलब्ध है, और यह प्रशस्ति प्रयाग के किले के भीतर अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसे समुद्रगुप्त की राज्यसभा के प्रसिद्ध विद्वान हरिसेन ने उत्कीर्ण कराया था। यह भी क्वेश्चन बन जाता है। यह प्रशस्ति वस्तुतः समुद्रगुप्त की आत्मकथा के समान है, जिसमें उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं विजय आदि का सुंदर वर्णन करती है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर अभिलेख है। संस्कृत भाषा में दक्षिणी ब्रह्मी लिपि का पुलकेशिन द्वितीय का एक ऐहोल अभिलेख बीजापुर जिले के ऐहोल नाम स्थान पर रवि कृति द्वारा निर्मित जैन मंदिर की एक दीवार पर भी उत्कीर्ण है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कहाँ पर? बीजापुर जिले के ऐहोल नामक स्थान पर रवि कृति द्वारा निर्मित जैन मंदिर की एक दीवार पर भी उत्कीर्ण है। वहाँ जैन भिक्षु ज्ञानेंद्र निवास करते थे। बादामी के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में विस्तृत एवं व्यवस्थित सूचना देने के कारण यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में चालुक्य की 3 शाखाओं ने दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में शासन किया। वे शाखाएं बादामी के चालुक्य के पूर्व और चालुक्य कल्याण के उत्तरकालीन चालुक्यों की थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य के चालुक्य शाखा के थे, और ऐहोल अभिलेख के अनुसार जयसिंह प्रथम बादामी की चालुक्य वंश का पहला राजा था। उसका उत्तराधिकारी रणराग था, और इन 2 राजाओं के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। रणराग का पुत्र पुलकेशी प्रथम ही वास्तव में बादामी के चालुक्य वंश की
राजसत्ता के संस्थापक थे। उसने 543 से 66 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशी प्रथम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए बादामी के दुर्ग का निर्माण कराया था। उसने अश्वमेध, वाजपेयी और हिरण्यग्रवादी यजों का संपादन कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। श्री पृथ्वी वल्लभ, रणविक्रम, सत्याश्रय आदि के विरुद्ध धारण किए। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मन राजा हुआ। तो ये कई बार आ जाते हैं इनके पुत्र कौन हैं। तो पुलकेशी जो प्रथम है इनके पुत्र हैं कीर्तिवर्मन, ये आगे फिर राजा हुए। और इसने कदम्बों, मौर्य और नलों को पराजित किया, जो क्रमशः वनवासी प्रदेश, कोंकण प्रदेश और बस्तर प्रदेश में राज्य कर रहे थे। कोंकण विजय के फलस्वरूप उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह रेवती द्वीप, जो इस समय गोवा है, उसके उत्तराधिकार में आ गया। और कीर्तिवर्मन के बाद उसका अनुज मंगलेश सिंहासन पर बैठा। उसने चालुक्य साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। ऐहोल अभिलेख में से पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच के प्रदेशों का विजेता कहा गया है। कलचूरिया के साथ भी उसका संघर्ष हुआ और उस समय का कलचूरी शासक बुद्धराज अत्यंत शक्तिशाली था। गुजरात, खानदेश और मालवा उसके प्रभुत्व के अंतर्गत थे। मंगलेश और बुद्धराज के बीच संघर्ष काफ़ी समय तक चला और इस संघर्ष के अंत में मंगलेश के हाथ पर्याप्त धन और संभवतः खानदेश और उसके आसपास के प्रदेश लगे। तो इसमें उतना कुछ खास नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, जैसे किरातार्जुनी में है, इसमें से आया है पृथ्वीकातर। और ये श्लोक है रघुवंश जो महाकाव्य है, इसके चतुर्थ सर्ग के 29वें श्लोक का है। ये जैसे यहाँ पर ये 5वें सर्ग का है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो यशोधर्महीन का मंदसौर अभिलेख। तोरमान तथा मिहिर कुल के आक्रमणों के समय प्रायः उन्हीं आक्रमणों के फलस्वरूप प्रत्येक साम्राज्य के अंदर विघटनकारी शक्तियां प्रबल होने लगी। सीमांत और उच्च अधिकारी स्नेह प्रभुता व अधिकार ग्रहण करते गए, वह अंत में स्वतंत्र राजाओं के रूप में आसीन होते गए। गुप्त वंश की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण भी सामंतों के स्वतंत्र होने की अभिलाषा प्रबल हुई व अनेक सामंतों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वाकाटक शासक हरिसेन ने मालवा पर विजय प्राप्त की और मालवा पर से गुप्त आधिपत्य को समाप्त कर दिया। मालवा की स्थिति इस समय अत्यंत खराब थी और हुणों व वाकाटकों के आक्रमणों के परिणामस्वरूप मालवा अस्त व्यस्त हो गया था। और इस अवसर से लाभ उठाकर यशोधर्मा नामक एक स्थानीय सामंत ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था और वे अपने बाहुल से वह शीघ्र ही उत्तर भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक बन गए थे। यशोधर्मा के विषय में आरसी मजूमदार ने लिखा है कि शीघ्र एक ही महत्वाकांक्षी एवं साहसी वीर रंगमंच पर उतरे। यह यशोधर्मा थे जिसने न केवल मालवा पर स्वतंत्र अधिकार ही स्थापित किया था, पितु सम्राट के विरोध में उसके मुंह पर खुली ललकार भी थी। यशोधर्मा ने 530 ईस्वी के लगभग मालवा का शासन किया था, वहाँ के शासक बने। और यशोधर्मा के प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। यशोधर्मा संभवतः कुमार गुप्त की प्रथम की अधीनता में मालवा में या उसके एकांश पर शासकों की जिस लंबी श्रृंखला ने राज्य किया था, क्या अंतिम शासक समन शासक दसपुर मंदसौर की राजधानी में बंधुवर्मा हुए हैं। तो जिसका अंतिम शासक है समन शासक दसपुर मंदसौर की राजधानी में बंधुवर्मा हुआ और उसी वंश से संबंधित था, परंतु बंधुवर्मा यशोधर्मा के बीच एक सदी का अंतराल है। इसके बाद आ जाती है इनकी जो उपलब्धियां हैं। तो यशोधर्मा की उपलब्धियों के विषय में उनके 2 मंदसौर अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। इनमें से एक अभिलेख 532 ईस्वी का है और इस अभिलेख में यशोधर्मा की प्रशंसा की गई है। मंदसौर स्तंभलेख के अनुसार यशोधर्मा ने अपने राज्य की सीमाओं को लांघकर उन देशों की विजय की जिन्हें गुप्तोतक ने
नहीं भोगा था और उसने इससे देशों पर भी आक्रमण किया जिनमें पूर्ण तक प्रवेश नहीं कर सके थे। इस अभिलेख में कहा गया है कि लोहित्य नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत, गंजाम जिले तक और हिमालय में जो लेह पश्चिमी समुद्र तक के नरेश उसके चरणों में शीश झुकाते थे। इस स्तंभलेख में उसकी मिहिरकुल पर भी विजय का उल्लेख है। तो मंदसौर स्तंभलेख से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यशोधर्मा ने हूण शासक मिहिरकुल को ही नहीं वरन गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य व हरसेन के उत्तराधिकारी वाकाटक शासक से भी युद्ध लड़े थे और उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यशोधर्मा की शक्ति तथा सत्ता का अभ्युदय देश के गुणों की दास्ता से मुक्त कराने के कारण हुआ, जिस कार्य को करने में भानुगुप्त बालादित्य का संबंध पूर्णतः सफल नहीं हुआ उसे यशोधर्मा ने पूरा कर दिखाया। हूण शासक मिहिरकुल पर विजय से यशोधर्मा की सत्ता और शक्ति का उत्कर्ष हुआ। इसके बाद उसने गुप्त शासक बलादित्य को परास्त किया व कुछ समय के लिए यशोधर्मा ने अपने सम्मुख किसी को नहीं टिकने दिया। इस प्रकार यशोधर्मा ने गुप्त व हूणों को परास्त कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा सम्राट व राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, सम्राट की और राजाधिराज परमेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। मंदसौर संभवतः यशोधर्मा के विस्तृत साम्राज्य का प्रमुख नगर था। तो इनका यह अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इसके बाद फिर जो यहाँ पर इनका मूल्यांकन आ जाता है, यशोधर्मा निसंदेह एक पराक्रमी शासक थे और उसने भारत की हूणों से रक्षा करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। यशोधर्मा की शक्ति का पतन इस प्रकार हुआ। इस समय कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर मजूमदार जन के अनुसार या तो यशोधर्मा की मृत्यु सुबह हुई या जिनके अंदर प्रतिगामी शक्तियों को उसने स्वयं उपजाया था उन्हीं के अधिकार के प्रदर्शन से हुई। समता उनके चकाचौंध करने वाले विजय ने मौर्य अथवा परवर्ती गुप्तादि को उसके मार्ग का अनुकरण करने को प्रेरित किया। इसलिए गुप्त साम्राज्य के सामंत में एक सामान्य विप्लव उठ खड़ा हुआ। यशोधर्मा की मृत्यु 543 ईस्वी पूर्व में हुई थी, क्योंकि दामोदरपुर से प्राप्त जो अभिलेखों से हमें पता लगता है कि 543 ईस्वी में वहाँ कोई गुप्त शासक राज्य कर रहा था। तो यशोधर्मा के किसी उत्तराधिकारी के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभवतः 530 से 40 ईस्वी के मध्य उसका एक उल्का के समान उत्कर्ष व पतन हुआ। इसके साथ ही उसका साम्राज्य भी विलीन हो गया। तो ये 543 ईस्वी जैन का मृत्यु समय माना गया है। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिरकुल को मालवा के शासक यशोधर्मा ने परास्त किया था और इस स्तंभलेख में काव्यात्मक ढंग से कहा गया है कि जिसने शिवाजी को छोड़कर अन्य किसी के सामने अपना शीश नहीं झुकाया था तथा जिसके बुझाव के द्वारा आलिंगित होने के कारण हिमालय दुर्लभ या दुर्ग शब्द को अभिमानपूर्वक धारण करता है, इसे मिहिरकुल के मस्तक को अपना बाहुबल के द्वारा यशोधर्मा ने नीचे झुकाकर उसे क्लेश मुक्त किया और उसके बालों को जूट में लगे हुए पुष्पों के द्वारा अपने दोनों पैरों को उसने पूजा कराई। बस इतना ये है यहाँ पर। तो इसमें महत्वपूर्ण बस ये आगे आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा हर्षवर्धन जो हुए हैं, जिनका समय माना गया है 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन जैन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जैन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ था। मतलब वहाँ पर शासन किया था थानेश्वर में। थानेश्वर जो इस समय कुरुक्षेत्र में है थानेश्वर, पहले इसको स्थानेश्वर कहते थे। हर्ष के शासनकाल पर प्रकाश डालने वाली प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इसमें सर्वप्रथम हर्ष के दरबार में रहने वाले कवि जो बाण हैं बाणभट्ट, इनकी कृति हर्षचरितम है। इस ग्रंथ में उसके पूर्वजों का वर्णन किया गया है। हर्षचरितम के अतिरिक्त हेनसांग की कृति सीयू की भी हर्ष के विषय में विस्तृत सूचना देती है। तो ये पुस्तक भी आती है कई बार एग्जाम में। ये हेनसांग जो चीनी यात्री थे, इनके समय में आए थे राजा हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर, जो और जिसके बारे में इन्होंने अपनी इनकी जो पुस्तक है सीयू की, जिसमें फिर इन्होंने वर्णन किया है। हर्ष ने स्वयं भी अपने ग्रंथों की रचना की है और इनके द्वारा रचित रत्नावली नाटिका, नगनंद नाटक और प्रियदर्शिका नाटिका से हर्षकालीन घटनाओं और उसकी विधान वीरता का निबंध प्रकाश पड़ता है। तो ये नाटक के लिखत है, इन्हें संस्कृत कवि हैं। तो उपयुक्त साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक सामग्री से हर्ष के विषय में अनेक जानकारी मिलती है और हर्षकालीन अनेक जो अभिलेख है वो भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। 631 ईस्वी के मधुबन अभिलेख, 628 ईस्वी का बांसखेड़ा अभिलेख, सोनीपत अभिलेख आदि इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है। और इन अभिलेखों के अतिरिक्त हर्ष के समय के अनेक सिक्के भी मिले हैं, जिनसे हर्ष की तिथि,
राज्य विस्तार, राज्यकाल की अवधि तथा आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये अभिलेख हैं मधुबन से प्राप्त हुए थे, बांसखेड़ा से, सोनीपत से। इसके बाद आ जाता है इनका विवरणात्मक अध्ययन। तो हर्ष का ताम्रपत्र अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के बांसखेड़ा नामक स्थान से सन जो यहाँ पर ईस्वी दी गई है ये 1884 इसमें प्राप्त हुई है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि उत्तरी ब्राह्मी है। इनका समय हर्ष संवत जो 22 अर्थात 628 ईस्वी के लगभग है। इस अभिलेख का विषय हर्ष द्वारा अहि छत्रभुक्ति के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक गांव का बालचंद्र और भट्टस्वामी को दान है। यद्यपि इस अभिलेख का प्रयोजन दान की घोषणा करता है, तथापि इसमें हर्ष के पूर्वज राजाओं, रानियों, पूर्वजों के आराध्य देवों एवं हर्ष के प्रशासन की इकाइयों के नाम, विभिन्न पद अधिकारियों के पद एवं राजकीय करों का भी उल्लेख हुआ है। यही अभिलेख हर्ष के अग्रज राज्यवर्धन की मालव राज देवगुप्त एवं अन्य राजाओं पर विजय तथा शत्रुगृह में उसके अंत की भी चर्चा करता है। अभिलेख के अनुसार नरवर्धन वर्धन वंश के प्रथम नरेश थे। तो ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। नरवर्धन वर्धन वंश के प्रथम नरेश थे। बाणभट्ट ने वर्धन वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति को बतलाया है। पुष्यभूति और नरवर्धन में क्या संबंध था ये तो पता नहीं लगता है। हर्ष के मधुबन अभिलेख में भी वंशावली का नाम का आरंभ नरवर्धन से ही किया गया है। उनकी रानी वज्रिणी देवी से राज्यवर्धन का उनकी रानी वर्जनी देवी से राज्यवर्धन उत्पन्न हुए हैं। राज्यवर्धन की रानी अप्सरा देवी से आदित्यवर्धन उत्पन्न हुए हैं। आदित्यवर्धन की रानी महासेन गुप्ता देवी थी और संभवतः यह उत्तरकालीन गुप्त राजा महासेन गुप्त की बहन थी। आदित्यवर्धन का पुत्र परम भट्टारक महाराज अधिराज प्रभाकर वर्धन थे। तो इस प्रकार से इनकी वंशावली है। ये चारों राजा सूर्य उपासक थे। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहले राजा हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के पहले राजा, जिसके लिए महाराज अधिराज और परम भट्टारक के विरुद्ध प्रयुक्त किए गए हैं। उसके पूर्व के राजाओं के लिए केवल महाराज की उपाधि का ही प्रयोग किया गया है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रभाकर वर्धन से पूर्व के राजा स्वतंत्र शासक न होकर किसी के अधीन थे, और यह निश्चित है कि प्रभाकर वर्धन अपने वंश के प्रथम प्रभावशाली राजा थे। अभिलेख में कहा गया है कि अन्य राजा उसके प्रताप और प्रेम के आगे अवनत थे। हर चरित्र में समुद्री तथ्यों को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। हुण हरिण केसरी सिंधुराज जवरह गुज्जर पर जाग रहे हैं। गंधार आदि अधीप गंध द्वीप कोट हस्ती जवर हैं लाट पाटव पाटचर हैं मालव लता लक्ष्मी परशु अर्थात प्रभाकर वर्धन पूर्ण रूपी मृगों के लिए सिंही, सिंधु देश के राजाओं के लिए ज्वर रूप और गुज्जरों की निंद्रा भंग करने वाले गंधार नरेश रूपी सुगंधी राज के लिए कोट हस्ती ज्वर और लाटों की पटुता को अपहृत करने वाले मालवों की राजलक्ष्मी रूपी लता को काटने के लिए परशु के समान थे। प्रभाकर वर्धन का यश चारों समुद्र पर्यंत प्रसारित था और यह कथन अतिशोक्तिपूर्ण है। वह चातुर्वर्ण्य के संस्थापक और प्रजा का दुख हरण करता थे। उसकी रानी यशोमती से उत्पन्न राज्यवर्धन और हर्षवर्धन पुत्र और राजश्री नामक पुत्र हुए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यशोमती से उत्पन्न राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन ये पुत्र थे और राजश्री इनकी बहन थी, मतलब इनकी राजश्री नामक पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राज्यवर्धन हुए हैं, जो अपनी वंश परंपरा के विपरीत आदित्य के उपासक न होकर बुध के भगत थे। राज्यवर्धन तक सभी राजाओं को अपने पिता का पद अनुधात अर्थात पिता के चरणों का ध्यान करने वाला कहा गया है। हर्ष से ज्ञात होता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात जिस समय राज्यवर्धन और हर्ष राज्यभार संभालने के लिए एक दूसरे को मना रहे थे, उस समय राजश्री के अनुचर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। जिस दिन राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला, उसी दिन तुष्ट मालवराज ने महाराज ग्रहण वर्मा की हत्या कर दी। राजश्री चोर स्त्री की भांति पैरों में बेड़े डालकर कैद कर ली गई और यह भी सुना जाता है कि वह दुष्ट यहाँ की सेना को नेतृत्व विहीन जानकर इस राज्य पर भी अधिकार करना चाहता था।
इस पर भी आक्रमण करना चाहता है। और इस समाचार को सुनकर राज्यवर्धन का शोक क्रोध में परिवर्तित हो गया। उसने मालवराज को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और उसके विरुद्ध प्रस्थान किया। मालवराज का समीकरण राय चौधरी आदि विद्वान देवगुप्त से करते हैं और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया। बांसखेड़ा अभिलेख में उल्लेखित है कि सत्य के पालन हेतु उसने शत्रुगृह में प्राण उत्सर्ग कर दी और अभिलेख की इस कथा की पुष्टि बाणभट्ट ने भी की है। हर्षचरित के अनुसार राज्यवर्धन ने खेल ही खेल में मालव सेना को जीत लिया था, परंतु गौड़राज ने झूठ बोलकर विश्वासघात करके अपने ही घर में उसे छलपूर्वक मार डाला था। उस समय राज्यवर्धन नितांत अकेले और शस्त्रहीन थे। संभवतः वर्धन और मौखरियों के विरुद्ध मालवराज और गौड़राज ने संधि कर ली थी। तब गौड़राज का राज्यवर्धन द्वारा अपने मित्र मालवराज की पराजय का समाचार ज्ञात हुआ, तो वह धोखा देकर राज्यवर्धन को अपने घर ले गए और उसकी हत्या कर दी। गौड़राज का समीकरण गौरी शंकर चटर्जी और डी बनर्जी आदि विद्वान शशांक के साथ करते हैं और अभिलेख के अनुसार राज्यवर्धन के पश्चात उसका पद अनुदात परम भट्टारक महाराज अधिराज श्री हर्ष हुए हैं। यह अभिलेख हर्ष के प्रशासन पर भी प्रकाश डालता है। हर्ष का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत अनेक जिले में और जिले अनेक गांव में बटे हुए थे। तो जैसे आज के समय में है तो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, फिर प्रांत आगे जिलों में आगे गांव हो गए। अभिलेख में प्रांत के लिए भुक्ति और जिले के लिए विषय शब्द का प्रयोग हुआ, तो एक क्वेश्चन तो ये भी यहाँ पर बन जाता है। तो प्रांत के लिए भुक्ति शब्द और जिले के लिए विषय शब्द का प्रयोग होता था। बांसखेड़ा अभिलेख हर्ष के प्रशासन के निम्नलिखित पद अधिकारियों को उल्लेख भी करता है। तो जैसे महासामंत कौन थे? हर्ष के अधीन राजाओं को महासामंत अथवा महाराज कहा जाता था। तो महासामंत कौन थे? राजाओं को महासामंत या फिर महाराज कहा जाता था। दरबार में उनकी विशेष स्थिति होती थी। मणितारा के शिविर में जब बाणभट्ट हर्ष से सर्वप्रथम मिले थे तो उसने हर्ष से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे सामंतों को देखा था। इस अभिलेख में महासामंत स्कंदगुप्त का नाम उल्लेख है। अब आ जाते हैं यहाँ पर दोष साधनिक। बांसखेड़ा के अतिरिक्त मधुबन अभिलेख में भी इस अधिकारी का उल्लेख हुआ है। इस अधिकारी के क्या काम थे? निश्चित रूप में इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। शाब्दिक अर्थ के अनुसार यह धू साध्य कार्यों को संपन्न करने वाला कोई पदाधिकारी था। इसके बाद आ जाता है महापरमातारी कौन थे? ये थे भूमि संबंधी राजस्व विभाग में उस पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को महापरमातार की संज्ञा प्राप्त थी। तो महापरमातार मतलब जो जमीनी काम देखता था भूमि संबंधी, जैसे पटवारी वगैरह देखते हैं आज के समय में। तो भूमि संबंधी राजस्व विभाग में उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को महापरमातार की संज्ञा प्राप्त थी। उसके अधीन भूमि मापन से संबंधित छोटे अधिकारी परमातार कहलाते थे और इस अभिलेख में स्कंद को महापरमातार कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार महापरमातार न्यायाधिकारी को भी कहते हैं। तो एक महा और महा से निचले वाले परमातार। राजस्थानीय यह संबंधता कोई प्रांत के पति थे। कुमारमात्य कौन थे? कुमारमात्य का शाब्दिक अर्थ कुमार का परामर्शदाता, जैसे सलाह देने वाला कह सकते हैं आप। तो कुमार का परामर्शदाता है और यह भी संभव है कि यह विशेष अधिकारी संपन्न प्रांतों का कोई उच्च अधिकारी हो। सलाहकार उपरिक्त गुप्त काल में यह पद अधिकारी होता था। भुक्तियों को शासन प्रबंध करने वाला उपरिकों का कार्य था। तो भुक्तियों को शासन प्रबंध करने वाला। विषयपति, विषय या फिर जिले के अधिकारी को विषयपति कहा जाता है, जिले का अधिकारी। चाटभाट सेवक, यह राजा के सामान्य नौकर थे। इनको प्रशासन की ओर से नगद वेतन नहीं दिया जाता था, अपितु इनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान की जाती थी। प्रस्तुत अभिलेख अनेक प्रकार के करों का भी उल्लेख करता है। तुल्य तोलकर वस्तु पर लगाया जाने वाला कर था। में माप के अनुसार वस्तु पर लगने वाला कर था। भाग कर भूमि कर था, जो उपज के एक भाग के रूप में वसूल किया जाता था। मनु के अनुसार उपज का छठा अंश भाग कहा जाता था। भोग कर प्रजा द्वारा विभिन्न अवसरों पर राजा को फल फूल काष्ठ आदि के रूप में दिया जाता था। तो जितने भी यहाँ पर टैक्स हैं कर, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन भी हैं। तो तुल्य तोलकर वस्तु पर लगाया जाता था।
इसे भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। तोलना, कोई वस्तु तोली जाती है। में मतलब मापना, तो ये भी वस्तु पर लगने वाला कर था। और भाग, ये भूमि कर था, जो फसल जो होती थी उस पर लगता था, उपज के एक भाग के रूप में। और मनु के अनुसार उपज का जो छठा भाग है, छठा अंश मतलब छठा हिस्सा, वो भाग आ गए हैं। और भोग कर पज द्वारा जो भी अवसर होते थे, फल फूल या काष्ठ आदि के रूप में जो दिया जाता था, जो भी अवसर होते थे उन पर दिया जाता था। कर भी विभिन्न वस्तुओं पर नगद के रूप से लिए जाने वाला कर था, और ये नगद होता था। यह कभी कभी ही लगाया जाता था। हिरण्य स्वर्ण के रूप में लिए जाने वाला कर था। हिरण्य मतलब सोने को क्या देते हैं, सोने का टैक्स। तो कौटिल्य के अनुसार खनिज पदार्थों अथवा संपत्ति आदि पर लगाए जाने वाला शुल्क हिरण्य था। गौतम मुनि तथा विष्णु आदि के अनुसार वस्तु का 50वां भाग हिरण्य कर के रूप में होता था, मतलब आधा हिस्सा। इस अभिलेख में ग्रामदान की घोषणा हर्ष ने वर्धमान कोटि के जय स्कंदवार से की है। प्राचीन राजाओं को आदर्श परंपरा का अनुकरण करते हुए हर्ष भी ऐसी यात्राएं किया करते थे जो प्रशासन के संबंध में सामान्य जनों के मनोभाव की जानकारी के लिए गुप्त अथवा प्रकट रूप से की जाती थी। चीनी यात्री के अनुसार हर्ष दुष्टों के दमन और सज्जनों को पुरस्कृत करने के लिए राज्य में यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे। प्रस्तुत दानपत्र की घोषणा ऐसे ही एक यात्रा में की गई थी। मतलब पहले जो राजा होते थे, ये जानने के लिए कि प्रजा में क्या कुछ चल रहा है, वो वेश बदल कर जो है चले जाते थे प्रजा के बीच में, ताकि पता लग जाए कि प्रजा में आजकल चल क्या रहा है, क्या विचार है उनके बारे में। तो इस अभिलेख के अनुसार हर्ष की आस्था शैव धर्म में थी, और इससे यह सिद्ध होता है कि अपने शासन के 22वें वर्ष तक हर्ष बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुए थे। इसके बाद आ जाता है जो पुलकेशिन द्वितीय है। हिनसांग जो है, इनके अनुसार महाराष्ट्र के राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय थे। महाराष्ट्र के राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय थे। पश्चिमी भारत में हर्ष को अपना साम्राज्य की सीमा के समीप देखकर पुलकेशिन के मन में भय की उपशंका होना स्वाभाविक ही थी। इसलिए हर्ष व पुलकेशिन के मध्य हुआ युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस युद्ध में हर्ष को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अहवाल अभिलेख से भी इस युद्ध में हर्ष की पराजय की पुष्टि होती है। इस अभिलेख के अनुसार अतुल संपत्ति से समृद्ध समस्त समुदाय के सिरों मुकुट के रत्नों के आलोक से सुशोभित चरण कमल वाले युद्ध में हस्ती की सेना नष्ट होने से आतंकित हर्ष को भी जिस पुलकेशिन ने भय से हर्ष रहित कर दिया था, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को परास्त करना उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि थी। और इस युद्ध के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय की शक्तियों में अत्यंत वृद्धि हुई थी। और इस युद्ध के पश्चात पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि की दान की थी? परमेश्वर की। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिलेख थे, और हो सकता है आपके कुछ यहाँ पर समझ में भी ना आए हो, लेकिन कुछ आए हो जो महत्वपूर्ण है, तो आप इसे एक बार जा पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि आपका जो 10वां भाग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।